मैम स्टार्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। शुभ संध्या एवं रात्रिकालीन बेला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सादर नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि संघर्ष ने हमें तोड़ा नहीं, बस हमें तराश दिया है। संघर्ष ने हमें तोड़ा नहीं, बस हमें तराश दिया है। हर आंसू ने हमें और मजबूत बनाया है। और आज जो मुस्कान दुनिया देख रही है, वो उन अंधेरों की कहानी है जिन्होंने हमें मजबूत बनाया है। गिरना तो बस एक हिस्सा है, रुक जाना असली हार है। हम चलते रहे, और इसी चलते रहने से सफलता खुद हमारे पास आती है। तो आज की मैं शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शैना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को, आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी और सभी ग्रेट ग्रेट संचालकों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी पार्टिसिपेटों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा कीमती समय का गुरुकुल में बने रहते हैं। तो आज की ट्रेनिंग सेशन जबरदस्त और शानदार होने वाली है, क्योंकि आज ऐसे प्रशिक्षक हैं जिनकी बातें सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि प्रेरणा भी है। तो आइए हम उनका स्वागत ऐसे करें जैसे हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन से हम न सिर्फ अपने कौशल को निखारेंगे, बल्कि अपनी सोच को एक नई दिशा देंगे। तो आज हम बजट के बारे में ही जानेंगे सर से, ऋषि के ऊपर। तो हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी ग्रेट ग्रेट गुरुवर आदरणीय श्री रामलखन पटेल सर जी, जो जांजगीर चांपा से बिलोंग करते हैं। तो आज की प्रशिक्षण सत्र के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। आपका सादर अभिनंदन करती हूँ सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथ में परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम और आप बहुत ही अच्छे ढंग से कुशल मंगल पूर्वक अपने जीवन बिता रहे हैं। साथ में दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के जन्मदाता श्री केडी प्रस्थापन सर और सरीना मैम को दिल से अभिनंदन चरण वंदन। साथ में सभी हमारे गुरुवर और गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन चरण वंदन। साथियों, पिछला आप लोगों से बातें हुआ था, चर्चा हुआ था बजट सत्र को लेकर, और उस बजट सत्र के संबंध में आप लोगों से वार्तालाप हुआ था। पुनः आज हम बजट सत्र के ऊपर में चर्चा करेंगे। वो केवल जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के संबंध में आप लोगों से बातें होंगे, क्योंकि दुनिया की या किसी भी देश की अगर रीढ़ की हड्डी होता है तो वो होता है एग्रीकल्चर, कृषि। और कृषि में कहते हैं ना, अन्नदाता। जिस देश का किसान खुशहाल हो उस देश का भविष्य खुशहाल होता है। तो इसी पर मैं आप लोगों से वार्तालाप करूंगा। साथियों,
और आज का जितने भी हमारे होस्ट हैं, को होस्ट हैं, आप लोग एक्टिव रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को सवालें भी पूछे जाएंगे और इन सवालों में आप लोगों को अंतर भी दिखाना होगा। खास करके हमारे साक्या सर अरविंद चतुर्वेदी जी, आप लोग जो है एक्टिव रहेंगे, क्योंकि मैं जो बजट सत्र जो रख रहा हूँ एक एग्रीकल्चर के संबंध में जो मैं तुलना करने जाऊंगा, जो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आज हम लोग धरातल पर कहाँ हैं और कितना हमारी सरकार हमारे किसान साथियों के चिंतक है और हम लोग अपने मातृभूमि किसान जो है अपने देश के भविष्य के लिए चिंतित हैं। ये दोनों चीज़ जो है आप लोगों के समक्ष क्लियर होंगे साथियों। तो सभी लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं और हमारे को होस्ट और जितने भी लोग हैं, आज आप लोग सब लोग जगेंगे, क्योंकि जो जागेगा वही पाएगा। हो सकता है कल इस सत्र को मैं लाइव नहीं करने के प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो गुरुकुल में रहते हैं वो साथी जो है जूम या गुरुकुल में तो बना रहते हैं, लेकिन निंद्रा अवस्था में रहते हैं, क्योंकि लाइव प्रसारण होता है तो कल सुबह सुन लेंगे, ऐसा लोगों की मानसिकता रहता है। तो मेरा ये विचार आया है कि इतनी बेहतरीन टॉपिक को अगर इतना ही सरलता से अगर लेते हैं तो रखने की कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये गुरुकुल ऐसा यूनिवर्सिटी है जिन यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप लोगों की देश की, दुनिया की और मर्यादा की, संस्कार की सारे चीज़ों को इस गुरुकुल के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखा जाता है। क्योंकि केवल रखा नहीं जाता, बल्कि हम और आप इनसे सीखते हैं। और हम लोगों की मंशा ये है कि गुरुकुल में जितने हमारे लोग आते हैं उनको जो है सारे ज्ञानों के लिए आप लोगों को परिपक्व के तैयार किया जाए कि किसी भी सेक्टर में अगर बात करने की स्थिति में हो तो आप जो है धड़ल्ले से उसको जो है बात कर सकते हैं, उसमें आर्गूमेंट कर सकते हैं, उसमें जो है आप लोग जो है बेहतरीन उनकी जवाब दे सकते हैं। इसलिए साथियों हम लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। तो चलिए मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं पुनः अपनी सेशन की ओर आगे ले जाऊंगा, क्योंकि आज पीडीएफ नहीं करूंगा, क्योंकि पीडीएफ में डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए मैं जो है आप लोगों के समक्ष मैं कुछ बजट रख रहा हूँ। साथियों आप लोगों को मालूम है कि 2026-27 में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में हमारे देश के जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट सत्र जो रखा था, जिसमें मूल फंडिंग 53 लाख करोड़ का जो बजट था, उस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि के लिए 140 करोड़ रुपया का बजट है, जिसमें अलग अलग कृषि उत्पादकों पर जो है रखा गया है, जैसे कि मत्स्य मछली जो पालन होता है, पशुपालन होता है, उन सेक्टरों के लिए, और नारियल की जो खेती करते हैं, खास करके हमारे केरल है, बंगाल है, ऐसे जो स्टेट है जो नारियल की खेती करते हैं उनके लिए, चंदन की जो लकड़ी होता है
उनके लिए कपास की लकड़ी, कपास जो उत्पादन होता है उनके लिए, माने कुछ चिन्हित सब्जेक्ट के ऊपर में 140 करोड़ रुपए की जो है हम लोगों को लक्ष्य रखा गया है, खर्च रखा गया है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है साथियों। तो 140 करोड़ में हमारे देश में जो सब्सिडी जो बांटा जाता है, सब्सिडी, उस सब्सिडी हमारा जो देश में जो है सब्सिडी जो बांटा जाता है 63,500 करोड़ रुपए सब्सिडी में चला जाता है, जिसको हम और आप प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के नाम से जाना जाते हैं। तो 140 करोड़ में 63,500 करोड़ रुपया आप उसमें पहले ही माइनस कर दीजिए। बाकी माने हमारी धरातल क्या है, इस स्थिति को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ग्राफ मैं रख रहा हूं और इस ग्राफ जो रख रहा हूं, जो वो ग्राफ जो है काफ़ी आप लोगों को समझने में सहायता सिद्ध होगा साथियों। हमारे देश में जो सिंचित भूमि है, जिसको जो है केनाल या ट्यूबवेल वगैरह जो सिंचित भूमि है, वो है हमारे देश की क्षेत्रफल है 77 या 78 मिलियन हेक्टेयर। ये जो भूमि है वो हमारे कृषि योग्य भूमि है। 77 मिलियन मान लो आप लोग, 77 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो जो है सिंचित भूमि है, टोटल भूमि है जो सिंचाई होता है, और बाकी 77 मिलियन हेक्टेयर जमीन की 51% हिस्सा जो है असिंचित है, असिंचित, जिसमें सिंचाई नहीं वर्षा और नहीं होता, वर्षा से होता है। जैसे ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ केवल जो है एक ही फसल लेते हैं, और जो ऊपर से जो बारिश होता है उससे खेती करते हैं, तो इस पर निर्भर रहता है साथियों। भारत में किसान की संख्या 2021 के सर्वे के अनुसार 12.05 करोड़ लोग जो खेती पर निर्भर रहते हैं साथियों। पहले आकलन में आज से 20 वर्ष अगर पीछे चले जाएं तो हमारी देश की कृषि की जो संख्या था, जो आधारित था 71% लोग जो है खेती पर आधारित थे। लेकिन अभी जो है 21 के अनुसार हमारी देश की जो है कृषकों की संख्या जो है 12.05 करोड़ लोग जो है ग्रामीण आजीविका की संसाधन बना हुआ है साथियों। यानी 12.05 करोड़ लोग का जीवन खेती पर निर्भर रहता है। ग्रामीण किसान की संख्या जो है, ये शहरी और ग्रामीण दोनों की मैंने आप लोगों की तुलना बताया था, जिसमें ग्रामीण किसान की संख्या है 10.7 करोड़, यानी 48% व्यक्ति जो है ग्रामीण अंचल से खेती करते हैं साथियों। और हमारे देश में जो रोजगार है, किसानी से जो रोजगार मिलता है, उनकी संख्या है 54.6, माने देश की आधे आबादी के लोग को रोजगार उपलब्ध होता है। अगर हमारी देश की जनसंख्या इसमें जो है आपको रोजगार मिलता है 51.6% व्यक्तियों को खेती के ही ऊपर उनको रोजगार मिलता है। ये हमारी संख्या है साथियों। हमारे किसान जो अन्नदाता है,
वो अन्नदाता जो हमारी देश की जो जीडीपी होता है 6 पॉइंट कुछ होता है 7.3 जो टोटल जीडीपी आता है हमारा, उसमें किसान का योगदान जो रहता है वो रहता है 18% हमारे योगदान रहता है। जितना जीडीपी संख्या पैसा है उसमें जो है 18वां हिस्सा हमारा रहता है साथी। बाकी 82 हिस्सा जो है अन्य सेक्टर से रहता है, जैसे आपका सर्विस है, आपका बिजनेस है, या और कुछ भी ले लीजिए, वो 82% के लोगों का पैसे रहता है और बाकी 18% पैसा जो है हमारे किसानों का पैसा इस देश के विकास के लिए लगता है साथी। भारत की जो फसल है, भारत में जो कुल फसल हम लोग किसान लोग उत्पादन करते हैं सभी फसल को लेके, तो 2024-25 के अनुसार जो सर्वे के अनुसार 35 करोड़ 77 लाख मैट्रिक टन की हम लोग उत्पादन देते हैं साथियों, जिसमें चावल है, गेहूं है और बाजरा है, चना है, मूंग है, दलहन तिलहन सभी करके हम लोग पूरे देश के किसान 35 करोड़ 77 लाख मैट्रिक टन की हम लोग उत्पादन देते हैं। आंकड़ा को ध्यान में रखिएगा। फिर अब हम लोग फसलवार अगर लेते हैं तो फसलवार में जैसे चावल, हमारे देश के मुख्य जो फसल है वो जो है चावल और गेहूं पर निर्धारित है। जो हमारे देश में किसान लोग जो उत्पादन करते हैं चावल का, वो होता है 1.50%, यानी 84 लाख टन की हम लोग चावल का उत्पादन करते हैं पूरे किसान लोग, और पूरे देश को जो है पेट भरने का काम इस देश के किसान करते हैं। इसी में हमारा जो तिलहन जो खेती होता है, दलहन और तिलहन दोनों को मिक्स किया गया है, इसमें जो है 4.29% हम लोग जो है दलहन और तिलहन की उत्पादन करते हैं, जो 89 लाख टन 29 लाख टन हम लोग जो है दलहन तिलहन का फसल लेते हैं। 84 लाख टन धान का फसल लेते हैं जिसमें चावल बनता है, और दलहन और तिलहन करके 29 लाख टन जो है हम लोग जो है उत्पादन लेते हैं दलहन और तिलहन का। गन्ना लेते हैं हम लोग जो है 4.53 का लेते हैं, वो होता है आपका जो होता है ये 39 लाख टन जो है हम लोग गन्ना का उत्पादन लेते हैं। इस तरीक़ा से हमारी किसान की जो योगदान है देश में, ये इतना योगदान रहता है। तो मान लीजिए साथियों कि हमारी जो बजट में हम केवल जो है 1.40% जो है हमको सरकार जो है देता है, जिसमें सब्सिडी है, और जितनी हमारी जो खेती होता है उसको भी बताया कि कितने लोग खेती करते हैं, हमारी भूमि भी बताया कि हमारी भूमि कितना है खेती के लिए, सिंचित भी बताया। ये हमारी देश की किसानों की स्थितियां हैं साथियों। अब मैं तुलना करने जा रहा हूं हमारे जो पड़ोसी देश है। मैं सभी देशों को नहीं लिया, एक देश को लिया हूं, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों को फिगर समझ में आ जाएगा कि हमारी जीडीपी हम लोग किसान लोग 18% देश के विकास के लिए हम लोग खर्च करते हैं, किसानों के आय होता है। लेकिन वही अगर हम इसी दूसरे
कंट्री को लेते हैं, अमेरिका है, अमेरिका भी एक विकसित देश है और वहाँ की जो जीडीपी है, वहाँ की जो जो बजट आया है 2026 की बजट है वो है $234 मिलियन। ये वहाँ का बजट, टोटल बजट है साथियों। जैसे हमारे देश भारत की जो टोटल बजट है 53,000 करोड़, 53 लाख करोड़ का जो हमारा बजट था, वैसे ही वहाँ की जो बजट है $234 मिलियन, ये मिलियन में किया गया है। तो इसलिए मैं को होस्ट और साथियों से बोला था कि आप लोगों को मैट्रिक और विलियन के बारे में आप लोगों को बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैट्रिक टन हमारे इंडिया में चलता है, उन सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऐसा चलता है। तो उसको आप लोगों को अपने स्पेशल स्पीच में और क्लोजिंग में और जो भी पार्ट में आएंगे उसको जो है ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताना पड़ेगा। यहाँ पे तो टोटल जो बजट होता है वहाँ का मैंने बताया। वहाँ जो कृषि सेक्टर में जो खर्च होता है, अनुमानित जो बजट रहता है वो रहता है 18% वहाँ के किसानों के ऊपर में खर्च करता है। माने $234 मिलियन से आप लोग की जो भाग है 18 भाग माने 18% वहाँ पे किसान के लिए खर्च होता है। और वहाँ की जो व्यापार सहायता जो राशि जो दिया जाता है, जो सब्सिडी जो दिया जाता है वो है 12 अरब डॉलर। 12 अरब डॉलर वहाँ पे जो है किसानों को सहायता के लिए दिया जाता है। वहाँ की अमेरिका की जो फसल के उत्पादन है 2023 की जो सर्वे के अनुसार में 15.3 बुशेल में आया है, मिलियन, बिलियन, बुशेल। इसको भी चतुर्वेदी जी ध्यान दीजिएगा। आप कंफर्ट जोन में है ना? हेलो। तो वहाँ बुशेल में उत्पादन होता है। टोटल माने दलहन तिलहन की जो फसलें हैं, गन्ना है, अन्य सभी फसलों जो है जो होता है वो बिलियन में होता है। वो 2023 की आंकड़ा है। अगर उसी को 2025 के आंकड़ा के अनुसार में जो होता है 17.02 बिलियन में वहाँ की टोटल उत्पादन हुआ है 2025 में। 2026 में और भी बढ़ा होगा वहाँ, ये बिलियन होता है। तो वहाँ पे जो 2026 में जो हुआ है उसमें जो है वहाँ की मुख्य फसल, अमेरिका की मुख्य फसल मक्का है। जैसे हमारे देश की मुख्य फसल जो है चावल है, धान उत्पादन करते हैं, गेहूं है जो मुख्य फसल है जिनसे हम लोगों का आय चलता है। लेकिन अमेरिका में वहाँ जो मक्का की मुख्य फसल है तो उसमें 2025 के जो आंकड़ा आया है उसमें 17.02 बिलियन मैट्रिक टन जो है मक्का का उत्पादन हुआ। सोयाबीन का आया है 4.37, ये भी बिलियन में है। और वही जो है 2024 में इसका जो गया था 14.4 मिलियन में गया था। और यहाँ की जो उत्पादन, जो टोटल उत्पादन जो बताया गया है 480 पाउंड में आया है। 2024 की जो टोटल जो फसल की जो उत्पादन क्षमता है 480 पाउंड में आए हैं। अमेरिका का किसान का 2022 के अनुसार
वहाँ की जो खेती की वहाँ की जो लोग हैं जो निर्भर रहते हैं वो केवल 2 से 3% लोग जो है खेती करते हैं। जैसे हमारे भारत में जो खेती की ग्राफ बताए 51% लोग जो खेती पर आधारित है, वहीं अमेरिका के लोग जो है 2 से 3% लोग जो है आधारित है। वहाँ की वो तो लोग डिस्टर्ब होते। मैम, साकिया सर को इनवाइट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज की ट्रेनिंग बजट और कृषि पर आधारित थी सर की। तो आज की ट्रेनिंग से हमें यह सीख मिलती है कि सिंचाई तो होता है तो उत्पादन, भारत की उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन तकनीक दो तो किसान आत्मनिर्भर बनेगा। तो अब समय है कि हम सिर्फ गेहूं धान की सोच से बाहर निकल कर आज नारियल, चंदन और कपास और पशुपालन जैसे अवसरों को हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि किसान भारत की एक रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन आधुनिक सोच के साथ हमें इस किसान की खेती को करना चाहिए। क्योंकि किसान सिर्फ बीज नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास, अवसर और अपनी आय को बढ़ाना चाहता है। क्योंकि किसान खेती से खुशहाल, किसान सफल, एक और भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही सर की शानदार थी। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए, तो आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट संचालक जो अपने अनमोल शब्द, अनुभव और विचार को साझा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। आदरणीय अनिल साख्या सर जी, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते, सर आप आए और आज के स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। सर जी मोस्ट वेलकम, सर जी मोस्ट वेलकम, अनिल साख्या सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने हमें दो शब्द रखने का मौका दिया है, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और आपकी होस्टिंग
वास्तविक बहुत ही लाजवाब रहती है। और हमारे संस्था के संस्थापक के डी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं हृदय से चरणवंदन नमन करता हूँ। आज उनकी एक सोच ने हम सबको सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलकर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये उन्होंने दिखा दिया है। और यह भी हमें देखने को मिला है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को परेशानियां अवश्य आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से भी वो अपनी मंजिल का रास्ता ढूंढ ही लेता है। कितनी भी कठिन परेशानियां हों, लेकिन सच्चाई पे चलने वाले व्यक्ति का वो परेशानियां भी कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो गुरुकुल के निर्माता हैं उन सभी को हृदय की गहराइयों से नमन वंदन करता हूँ कि आज उन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सबको इस पैनल पर एकत्रित करके अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया है। और ये उनका एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो शायद कम ही रहेगी, क्योंकि इसका कोई मोल तोल नहीं किया जा सकता। और आज के इस सेशन में जो राम लखन पटेल सर ने एक कृषि के ऊपर छोटा सा बजट पे बात की है, क्योंकि ये भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश ही रहा है। इसकी प्राथमिकता में कृषि मुख्य बिंदु रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग कृषि में ही विश्वास करते हैं और यही उनकी मुख्य जीविका भी कह सकते हैं कि उनके मुख्य जीविका उपार्जन का जो साधन है वो कृषि ही है। सदियों से ऐसा ही रहा है। लेकिन आज के इस दौर में ये थोड़ा डिफरेंट, मतलब तकनीकी माध्यम से और तकनीकी सहायता से आज हम लोग, अच्छा, विकसित राष्ट्र और जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें थोड़ा सा अंतर ये है कि वहां पर जो है, क्या वो ऐसा कुछ करते हैं कि वो विकासशील की श्रेणी में आते हैं और हम लोग जो हैं ऐसा नहीं कर पाते। तो दो तीन कारण हैं। इनमें सबसे पहला जो है, अच्छा, कृषि तो वहां भी होती है, चाहे कोई भी देश हो, कृषि तो हर जगह होनी चाहिए, होती है। लेकिन हर देश की अपनी अपनी जो तकनीक है फसल को उत्पादित करने का, वो अपना उनका रहता है क्राइटेरिया। भारत में हमेशा से थोड़ी संसाधनों की कमी रही है, जिसके बावजूद भी उत्पादन बहुत होता है। अभी पटेल सर के माध्यम से बताया गया है कि जो जीडीपी आता है उसमें 18% अकेले कृषि, यानी बहुत बड़ी संख्या है जो हमारे किसानों के द्वारा इस राष्ट्र के विकास में योगदान दिया जाता है, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन फिर भी आज किसानों की जो समस्याएं हैं उनको कोई सुनने वाला नहीं है, वरना ये जो परसेंटेज आया है ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो गेहूं और चावल का जो बताया गया है आंकड़ा, 84 लाख टन संभवतः है। ऐसा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है चावल हर जगह उपयोग में लाया जाता है, और चावल के साथ साथ गेहूं का भी अपना योगदान अलग रहता है। और ये दो मुख्य जो हैं अपने उत्पादन ऐसे हैं जो हर जगह, कम से कम भारत में तो मिल ही जाते हैं। और ये मल्टी लेवल ब्रांड जो हैं, जैसे तिलहन है, दलहन है,
इनका भी सर के माध्यम से बताया गया है कि 29 लाख टन जो है इसका उत्पादन होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये उत्पादन ही हम सबको समृद्ध बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अच्छा, एक मैं छोटी सी बात यहाँ ये करना चाहूँगा। जैसे जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें सबसे ज्यादा जो यदि बजट पे खर्च होता है तो वो वहाँ के लोग शिक्षा और जागरूकता पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं, और टेक्नोलॉजी पर। क्योंकि अगर छोटी सी एक बात जैसे शिक्षा के क्षेत्र की ले लूं, तो उनका जो बजट होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक खर्च करते हैं। और उसका कारण एक ये भी है कि शिक्षा पर जब बजट खर्च होगा तो वहां से जो भी निकलेंगे कॉलेज और से स्टूडेंट, वो अपने राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य यही है कि हम अपने राष्ट्र के उत्थान में क्या भूमिका निभा सकते हैं। अपने यहाँ यदि कोई टीचर का एक सिलेक्शन, छोटी सी बात है, टीचर का कोई सिलेक्शन कर दिया जाता है तो मतलब एक बार सिलेक्शन हो गया वो परमानेंट हो गया। और जैसे जो विकसित राष्ट्र है वहाँ क्या होता है, हर 5 वर्ष में उनका एक एग्जाम किया जाता है। जो भी उस एग्जाम को क्लियर करता है, जैसे समय को देखकर जो टेक्नोलॉजी नई आई है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो परीक्षा कराते हैं, और उसके बाद में जो व्यक्ति सफल होता है वही उस कार्य क्षेत्र में अध्ययनरत रहता है। अन्यथा की स्थिति में वो नहीं रह सकता, जिसके कारण वहाँ का जो शिक्षा विभाग का सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो रोजी रोटी है ना चली जाए, कि बेहतर है कि वो अपने अध्ययन को लगातार बढ़ाए। और यही कारण है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनके जो शिक्षकों के द्वारा बच्चों को जो प्रदान किया जाता है वो हमेशा अप टू डेट रहते हैं। नहीं हो पाता है, एक तो शिक्षा। मेरी वॉइस आ रही मैम? ये सर थोड़ा सा कट गया है सर, कंटिन्यू सर। वो फोन आ गया था, मैंने इसलिए बोला था। तो ये है, यदि दूसरी बात, यहाँ का शिक्षित सॉरी दोस्तों, कॉल आती है बार बार, मैं कट करता हूँ। एक तो उस पे खर्च ज्यादा होता है, इतनी बार 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 शिक्षा व्यवस्था पर खर्च ज्यादा होता है। दूसरी बात, वहाँ की जो अपडेशन व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है, और अपने यहाँ ऐसा नहीं हो पाता है। शायद इसी के चलते अपने यहाँ पे शिक्षा विभाग में दूसरा बात यह है कि जो शिक्षा पर कम खर्च होता है, जो कि होना चाहिए। कल सर के माध्यम से हम सबको बताया गया था पिछले सेशन में कि जो कुल बजट होता है उसका 6% कम से कम शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। 6% होना चाहिए, लेकिन वो लगभग 1.5% भी खर्च नहीं हो पाता है। अब आप समझ लीजिए, ये पैसा जो आता है आवंटित होता है, ये खर्च तो कहीं ना कहीं होता है ना। लेकिन
शिक्षा के क्षेत्र में ना खर्च होकर, यही सबसे बड़ी दिक्कत का सामना आज हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर तकनीकी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। और बाई चांस जो बच्चे बहुत ही होनहार होते भी हैं, उनको यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए। यदि अपने देश का उत्थान चाहिए तो कहीं ना कहीं इन बिंदुओं पर थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए। और मैं ज्यादा बात ना करके अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा मैम। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, इसलिए दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ। स्पेशल स्पीच के पार्ट में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट संचालक जो अपने शब्दों से हमें आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देते हैं। सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी, जो बुंदेलखंड वीरभूमि महोबा से बिलोंग करते हैं। तो सर को आमंत्रित करती हूँ, सर आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अनीता साहब मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे पैनल पर बोलने का मौका दिया। और अपनी वाणी को रखने से पहले मैं गुरुकुल को नमन करता हूँ, सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ, सभी भाई बहनों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी रखना चाहूंगा। जैसा कि आज की होस्टिंग बहुत ही शानदार होस्टिंग रही आपकी, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज की ट्रेनिंग कृषि आधारित बजट पर रही, कृषि आधारित बजट पर रही। अब उस बजट के बारे में सर ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों। आज हमारे देश में कुल बजट का 2.6% ही कृषि पर खर्च होना है। 2.6% उस विभाग के लिए, कृषि के लिए, जिसका सहयोग 15 से लेकर 18% तक जीडीपी में होता है, वो किसके सहारे? आज किसान को इन नेताओं ने अपना गुलाम बना दिया है। बस महज थोड़ा सा अनाज, जिसे राशन कहते हैं हम आप, कुछ सब्सिडी, और सब्सिडी के खेल में भी बहुत बड़ा खेल है। अनाज, राशन जो हम लोगों को फ्री दिया जाता है, ये सम्मान निधि जो फ्री दी जाती है किसानों को, ये महज एक छलावा है। अगर आज देखा जाए तो और सेक्टरों में बड़े से बड़ा बजट का बड़े से बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है। कल शायद मैंने चर्चा भी की थी कि हमारा 14 से 15% 14 से 15 लाख करोड़ रुपया हमारा ब्याज में जाता है। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे देश में हम सबको, आम जनता को, किसान को इसीलिए बुद्धू बनाया जा रहा है कि हम इनके ऊपर राज करते रहें, इन्हें अशिक्षित बनाते रहें। क्योंकि शिक्षा पे भी मात्र 2.6% और कृषि पर 2.6% जो बजट हो रहा है। आज सर ने हम सबको जो बताया बजट के बारे में, तो बजट में मुख्य रूप से देखा गया है कुछ क्षेत्र बाई क्षेत्र, यानी कि राज्य बार राज्य, जहां आपका उड़ीसा वगैरह हो गया, केरल वगैरह हो गया, और भी तरह के क्षेत्र हो गए जहां पे नारियल का उत्पादन, कपास का उत्पादन, चंदन, ये हर जगह नहीं होता है। उन क्षेत्रों के लिए बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि इन सब चीजों को, जैसे कश्मीरी अखरोट वगैरह हो गया, चंदन हो गया, इन सभी चीजों के ऊपर बढ़ावा देने के लिए सरकार ने
इस बजट को खर्च करने की मंशा बनाई है, लेकिन पूरे क्षेत्र में नहीं। नारियल, काजू, कोको, चंदन, कश्मीरी अखरोट, बादाम, पॉइनट, हाँ पॉइनट जरूर उत्तर भारत में होता है, लेकिन सब जगह वो भी नहीं होता है। तो ये मात्र कुछ लोगों के लिए रखी गई है। ये सरकार की तरफ से ज्यादा किसान के ज्यादा उत्पादों को ना लेते हुए मात्र कुछ उत्पादों को लिया गया है, और किसान को एक दूसरी दिशा की तरफ बढ़ने के लिए बताया गया है कि आप मुर्गी फार्म, डेयरी फार्मिंग, जिससे किसान की आय दुगनी हो। कुछ कुछ जगह, हर जगह वो भी नहीं, हर जगह किसान को ही मरना है। फर्टिलाइजर पर कुछ खास सब्सिडी बढ़ाई गई है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा खेल है सब्सिडी को लेकर के। अगर सब्सिडी को लेकर के अगर चर्चा की जाएगी तो बहुत बड़ा खेल है। जैसा आज सर ने बताया कि हमारे देश में हमारे किस हिसाब से उत्पाद है, हमारा चावल का उत्पादन 1.50%, दलहन तिलहन का उत्पादन 5.29%, गन्ना 4.53%। ये बहुत सारी बातें सर ने बताई हैं, लेकिन मैं आपसे जितना जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे साथ छलावा होता है, आम जनता के साथ छलावा होता है। आपने देखा होगा कई जगह कितना कितना बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। रक्षा पे कितना बजट, रक्षा पे 7.84%, बहुत बड़ा बजट है ये। मात्र अकेले हमें सुरक्षा भर मात्र से हमारा हमको विकास नहीं मिलना है, हमारा विकास नहीं होना है। किसान का विकास होगा जब किसान के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी कि जो किसान के लिए राहत मिलेगी। जब किसान के लिए बजट ही नहीं दिया जाता है तो कैसे किसान का कृषि का विकास होगा। तभी आपने और अमेरिका से आपने तुलना की, तो अमेरिका की तुलना बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अमेरिका का बजट हमारे बजट से हमारे बजट से कई गुना बड़ा बजट है। और वहां पे किसान, यहाँ पे तो किसानों की संख्या बहुत भारी है, और वहां पे किसानों की संख्या छोटी सी है। वहां का एरिया बड़ा है, यहाँ का एरिया कम है। हाँ इतना जरूर है, हम आप कह सकते हैं कि यहाँ पे किसानों की जो संख्या ज्यादा है, तभी हम लोग एक किसानी करते हुए हमारा 60% से 65% तक व्यक्ति जीवन यापन करता है। आधे से ज्यादा जनसंख्या आधे से ज्यादा जनसंख्या हमारी कृषि पर आधारित है, और कृषि से ही हम सबका पालन होता है। थोड़ा सा एक और बता दूं कि सरकार ने जो केसीसी की सीमा रखी थी, उसको भी बढ़ा दिया गया है, उसको भी बढ़ा दिया गया है। और हमारे जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए, किसानों को आगे आने के लिए, कि जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके, बस यही रास्ता दिखाई देता, इसके अलावा और कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई देता। अब कहना चाहूंगा मैं अनिल शक्य सर की बात को। दोस्तों ये बहुत बड़ी समझने की बात है। सभी लोग कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। हमने अपने देश में बड़ी बड़ी शिक्षा ग्रहण करके बड़े बड़े पदों पर लोगों को बैठे देखा है हमने। हमारे देश किसान होते हैं, आईएएस आईपीएस। एक व्यक्ति, एक छात्र अपने जीवन में पढ़ता है,
पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, संघर्ष करते 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 वो बड़े बड़े एग्जाम में बैठता है, बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई करने के बाद फिर उसका सिलेक्शन होता है, वो आईएएस बन जाता है। लेकिन दोस्तों, आज आपने देखा होगा बहुत सारे आईएएस आज ज्यादातर ज्यादातर आईएएस लोग नेताओं के इशारों पर चलते हैं। महज 5% ही ऐसे अधिकारी होंगे, आईएएस होंगे, कि जो अपनी मन मर्जी से करते, तो वो लूप लाइन में पड़े रहते हैं। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि समय की सीमा है, तो मैं आज कहना चाहूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि साकिया सर, आपने जो बात बताई है, आज हम सभी लोग शिक्षा का भी बुरा स्तर हो चुका है। इसीलिए, और नेताओं के नीचे वो आईएएस काम करते हैं और उनकी जी हजूरी करते हैं, तो ऐसी शिक्षा किस काम की? जो अमेरिका में लोग, अमेरिका जैसे दूसरे दूसरे देशों में जो शिक्षा पे पैसा खर्च होता है, वो हमारे देश में नहीं होता है। आज हम देखें कि हम शिक्षा पे मात्र 2.6%, ये क्या खर्चा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी ये जो बड़े आदमी, जो 5% अमीर लोग हैं, ये अमीर कैसे बनते हैं? ये केंद्र सरकार से योजना का लाभ लेते हैं, राज्य सरकार से जमीन लेते हैं, और बड़े से बड़े बैंकों से बड़ा बड़ा लोन लेकर के ये रईसी दिखाते हैं, रईस बनते हैं, अमीर बनते हैं ये। और दूसरे देशों में लोग शिक्षा लेते हैं, शिक्षा लेकर के उस पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं। ये अंतर है। और आज हमारी कम से कम 60-70% जो किसान है, उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं कि जो आज अगर फ्री का मिल जाए तो फ्री के लेने के लिए दौड़ लगा देते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी वाणी को रख विराम देना चाहूंगा। तो जय जय हरीश मैम, जय जय हरीश अनीता साहब मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। आपने भी कहा कि हमारा भारत देश जो 45 से 50% हमारा देश आबादी कृषि पर ही निर्भर है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था खेती पर ही निर्भर है। क्योंकि कृषि अगर मजबूत होगी तो हमारा गांव मजबूत होगा, अगर गांव मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए कहा जाता है कि कृषि भारत की एक जीवन रेखा है। तो जिस दिन किसान मजबूत होगा, उस दिन हमारा भारत स्वतः एक विकसित राष्ट्र बनेगा। तो कृषि को अभी भी हमें उद्योग जैसा महत्व नहीं मिल रहा है, लेकिन किसान आज भी उत्पादन करता है, लेकिन नीतियों के कारण कुछ पिछड़ा हुआ है। तो आगे जाके खर्च तो समझा जाता है, लेकिन निवेश भी नहीं मिला। तो हमारा कृषि प्रधान देश होना चाहिए। इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी, जो हमें अपनी विशेष शब्दों से और विचारों से हमें एक नई दिशा देंगे, ऐसे ही ग्रेट ग्रेट संचालक को आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय राज मुखर्जी सर जी, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम, आप आए आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, जो कि आप आज इस गुरुकुल में हमें 2 शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग सदैव लाजवाब, और आपके जो वाणी है वो सही में एक सार तत्व को बिखेरते हैं। तो साथियों, आज हमारे जो ये गुरुकुल की एक अहम जो विषय का चर्चा बना हुआ है, यह गुरुकुल हर क्षेत्र में अपने आप को एक अच्छे ज्ञान के साथ में प्रस्तुत करना चाहता है। और इसमें एक आज जो उदाहरण है हमारे बजट के बारे में हमारे सभी साथियों द्वारा रखा गया, तो सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को ही नमन वंदन। हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय के डी प्रतापन सन और सरीना मैम, आपको सैल्यूट है मैम, आपको चरण वंदन नमन। अपने माता पिता के साथ साथ आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन। हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी, नाग सर जी, पटेल सर जी, आपको चरण वंदन नमन है सर। साथ में हमारे इस पैनल पर उपस्थित मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को चरण वंदन नमन। साथियों, आज हमारे अनीता साहब मैम जी की होस्टिंग हमें फिर से मिला, यह सौभाग्य की बात है। उनकी बातों में जो एक खास आवाज के साथ में, उनके जो मधुरता के साथ में जो सार तत्व हमें बिखेरते हैं,
तो हमारे अनीता साहब मैम जी हैं जो सदैव अपने जो होस्टिंग में हो चाहे किसी भी भूमिका में आती हैं, बहुत ही लाजवाब रहता है, हर भूमिका को बेहतरीन ढंग से निभाते हैं। तो मैम आपका होस्टिंग लाजवाब। साथियों, आज का ट्रेनिंग 2 दिन पहले जो बजट के बारे में हमारे पटेल सर जी आए थे, और फिर से आज उन्होंने उसी बजट को लेकर हमारे इस गुरुकुल में अपने जो आंकड़ा बताए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों, हमारा जो यह देश है कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे 51% लोग कृषि पर आधारित हैं, जो कि साथियों हमारे आबादी के हिसाब से, हमारे देश की आबादी के हिसाब से आधा से ज्यादा व्यक्तियों का जो एक आधार है वह कृषि है, और उसी पर आधारित अपने जीवन यापन करते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। और उन्होंने जो हमारे पड़ोसी देश अमेरिका का उदाहरण दिए, जो कि वहां के लोग मात्र 2-3% ही कृषि पर आधारित रहते हैं। समझ कर देखिए साथियों, जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन हमें अपने देश के लिए यह सोचने पर विवश कर देता है कि जो आधा से ज्यादा आबादी हमारे कृषि प्रधान देश में अपना जो एक जीवन यापन करते हैं वह आधा से ज्यादा है, और उस आधा से ज्यादा जो हमारे व्यक्ति हैं उन साथियों का जीवन आज देखें तो साथियों बहुत ही कहा जाए तकलीफ में रहते हैं। क्योंकि हर किसान जो है अपने आप में मजबूर है। मजबूर इसलिए है साथियों, सर्वप्रथम तो जो वह फसल उगाता है उस फसल का कीमत वह खुद तय नहीं कर सकता। वह मालिक तो है, लेकिन उसका जो फसल का कीमत है वह गवर्नमेंट तय करता है। जो गवर्नमेंट तय करता है उसी कीमत को वह किसान जो है मानता है, और उसी कीमत पे अपने सारा मेहनत गवर्नमेंट को देता है और अपना जीवन यापन करता है। यह हमारे देश के लिए सच में एक विडंबना है साथियों। तो साथियों, कृषि प्रधान तो है, लेकिन क्या वर्ष भर कृषि उत्पादन का जो एक जरिया होता है मौसम के हिसाब से उसे साल भर रोजगार नहीं मिल पाता साथियों। कुछ ही समय का खेती किसानी रहता है, और फिर उसके बाद में वह बेरोजगार रहता है, और उस जो कमाए हुए धन को वह खर्चा करता है। इस प्रकार वह अपना जीवन यापन करता है। हमारे देश में रोजगार की कमी है साथियों। जैसे अभी हमारे स्पेशल स्पीच में हमारे अरविंद सर जी आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया साथियों कि हमारे जो बजट हैं 53 लाख करोड़ जो बजट है वो खर्चा है समझ लीजिए। लेकिन उसी में हमारे जो इस देश का आय है वह 35.3 लाख करोड़ आय है। तो अगर उसको माइनस किया जाए तो 18 लाख करोड़ का जो कर्ज होता है उस कर्ज को चुकाने में हमारा देश लगा रहता है। और हमारा देश जब लगा रहता है तो समझ लीजिए कि हमारे इस देश के हर व्यक्ति को वह कर्जा है, और उस कर्जा को चुकाने के लिए कई ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं, ऐसे उपाय किए जाते हैं जिसका जो है भरपाई पूरे जनता को करना पड़ता है। क्योंकि जो खर्चा है वह तो पूरा देश का है, और जब तक हम सब साथियों का जो आय का साधन ही नहीं बढ़ेगा, हमें रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो हम उस जीवन को किस तरह से निर्वाह कर पाएंगे। यह इसी कारण आज गुरुकुल में इन सभी बातों का ज्ञान दिया जा रहा है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो आज हमारे इस गुरुकुल में हमें सुनने को मिल रहा है। तो और हमारे अनिल साकिया सर जी भी स्पेशल स्पीच में ही आए, उन्होंने भी यही कहा कि साथियों देखिए, शिक्षा का जो एक बजट है वो मात्र 2.6% है हमारे जो बजट के अनुसार। तो इसमें हमारा जो शिक्षा प्रणाली है वह भी भली भांति परिपूर्ण नहीं हो सकता। किसान का जो खर्च है
वह भी 2.6% है। इसमें किसानों का क्या भला हो सकता है साथियों। इसलिए हम सबको सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जहां से हर व्यक्ति को जो है एक रोजगार का सुअवसर प्राप्त हो। और इन सभी बातों का तोड़ है साथियों, मैं अपने कुछ छोटे विचार से कहना चाहता हूं कि इन सभी जो विचार हैं, इसका तोड़ है साथियों नेटवर्क मार्केटिंग। और जब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग को गहराई से नहीं समझेंगे, उसका मनन नहीं करेंगे, उसको मंथन नहीं करेंगे, तब तक के हम उस नेटवर्क मार्केटिंग में भी सफल नहीं हो सकते। इस कारण हमें इन सभी बातों को मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि आज का युवा जो है साथियों, आप देख सकते हैं बेरोजगारी के मार से वह आज मर रहा है। खर्चे इतने बढ़े हुए हैं लेकिन व्यक्ति के पास आय नहीं है, और उसी का भुगतना जो है हर व्यक्ति आज भुगत रहा है। तो साथियों, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग के गहराई को समझते हुए हम इस रास्ते को चुने हैं, जिस रास्ते में हम चलना चाहते हैं वह सच में एक अद्भुत रास्ता है, अनोखा रास्ता है। और जब तक हम इस रास्ते को, इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का कोशिश करेंगे, तभी हमारा जो भविष्य है वह उज्जवल होगा। क्योंकि हर व्यक्ति को आज रोजगार चाहिए, काम चाहिए, इनकम चाहिए, तभी वह उस व्यक्ति का परिवार जो है खुशहाली से जीवन यापन कर सकता है। और इन सभी बातों का सार ही साथियों अंत में अगर हम देखें ना, तो बस यही एक इनकम के बारे में ही बताते हैं, जो कि इनकम जो है हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो साथियों, आज का यह सेशन हमारे गुरुकुल ने जो हम सबको दिया है, ये सच में एक मनन करने वाले बात है, गहन करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हम किस रास्ते को चुने, कैसे करें, और किस तरह से अपने दिशा को निश्चित करें, ताकि हमारा जो है भविष्य उज्जवल हो सके। सभी साथियों का योगदान आज हमारे इस गुरुकुल में बहुत ही लाजवाब, महत्वपूर्ण, और सभी साथियों को सोचने के लिए विवश कर देंगे। जो आंकड़ा हमारे गुरुवरों ने बताया, जो हमारे ग्रेट लीडरों ने जो आज ये आंकड़ा बताया साथियों बजट के बारे में, सोचने के लिए विवश कर देंगे कि सच में हमें करना क्या है। तो साथियों, आज का ये सेशन बहुत ही लाजवाब, और हम जो है यही सोच कर जीते हैं साथियों कि हमारा इनकम किसी न किसी तरीका से होना चाहिए, और उस इनकम का जरिया अगर हम परहित में कार्य करते हुए, दूसरे का भी भला करते हुए अगर हम उस इनकम के जरिया को बना लें, तो वह इनकम का जरिया साथियों नेटवर्क मार्केटिंग से ही संभव हो सकता है। मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, इन्हीं बातों के साथ में आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं, और हमारे महोदया माननीय अनिता शाह जी से अनुरोध करूंगा कि IMM इस गुरुकुल को सुशोभित करिए। वेलकम मैम। जय जय हरिच। सर जी आप आए, आप बहुत ही शानदार तरीके से क्लोजिंग के पार्ट को निभाया। आपने भी कहा कि भारत को कृषि पर ध्यान देना जरूरी, क्योंकि कृषि यही से हमारा रोजगार पैदा होता है और लोगों की आय बढ़ती है, और नेटवर्क मार्केटिंग ही है जो हर हाथ को काम और हर घर को सम्मान मिलेगा। तो हमें दोनों ही समझना जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समय को देखते हुए आशीष वचनों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि जब तक हमें हर सीख, हर प्रयास और हर उपलब्धि तब पूर्ण होती जब हमें अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो छत्तीसगढ़ की आन बान शान है ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर आदरणीय नरेश नाग सर जी, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो सभी को मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे, और सभी को के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। सर आप आए और आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दीजिए। सर मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम आदरणीय नरेश नाग सर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर। कंफर्ट जोन में सर मोस्ट वेलकम।
आगे बढ़ती हूँ। मैम अक्सर शायद नेटवर्क की वजह से बाहर हो चुके हैं। अगर मदन सर कंफर्ट जोन में है तो उनको ले लीजिए, नहीं तो ठाकुर सर को ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ती हूँ, आशीष वचन को आमंत्रित करना चाहूंगे। आदरणीय ग्रेट संचालक मदन कुमार सर जी को आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। सर सर आप कंफर्ट जोन में है तो सर मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, वेलकम थैंक सर। यू। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, माइंड ब्लोइंग, और कहा जाए तो आंख से पर्दा उठाने वाली बात थी। और हमारे देश के बजट के बारे में आज लाजवाब माइंड ब्लोइंग सेशन। जिन लोगों ने आज से पहले ज्वाइन किया होगा उन्हें तो नहीं लगा होगा, लेकिन आज के सेशन में जिन्होंने ध्यानपूर्वक इस सेशन को लिया होगा, बहुत ही अजब गजब सिचुएशंस हमारे देश में चल रही है। बजट भी बनाया जाता है पूंजीपति लोगों को देखकर। हमारी सरकार को आज यहां तक पता नहीं है कि हम लोग जिंदा हैं उसी अनाज के ऊपर जिस अनाज को किसान एक मजदूर बनकर, अन्नदाता बनकर धरती की सीना को चीर करके हम लोगों की संजीवनी बूटी को पैदा करता है। और उसी किसान को अपने ही जमीन पर खेती करने के बाद जब फसल का उत्पादन होता है तो उसके मूल्य निर्धारण करने के लिए सरकार होता है। इन सभी बातों से परे एक चीज और भी ध्यान देने की जरूरत है। जो हम लोगों ने अभी सेशन में सुना कि आज हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था पे जो ध्यान दिया जाता है और उसमें जो बजट का खर्च होता है, उससे जो आईएएस आईपीएस का निर्माण होता है हमारे देश में, वो आईएएस और आईपीएस चंद राजनीतिक तत्वों और नेताओं के चंगुल में दबे हुए रहते हैं और उनके इशारों पे उनका काम चलाते हैं। उन्होंने पढ़ा, ज्ञान को अर्जन किया और उस अर्जन का सृजनकार कुछ ऐसे राजनीतिक, कुछ ऐसे नेता भी हमारे देश में राज्य में आया किए हैं जिनकी मैट्रिकुलेशन तक योग्यता ना रही हो। यानी कि उनकी योग्यता मात्र मैट्रिकुलेशन, लेकिन वो देश को चलाने का ताकत अपने ऊपर रखते हैं। आज मैं किन्हीं की टीका टिप्पणी करने के लिए इस पैनल पे नहीं आया हूं, लेकिन इतना मार्मिक सेशन आज हुआ, इसके वजह से मुझे इन बातों को चर्चा करने पर मजबूर होना पड़ा। हकीकत तो यही है कि जितने किसान दूध को पैदा करते हैं मवेशियों को, दिन रात सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो हर व्यवस्था को पूरा करके, और उसके बाद महज 2 लीटर 4 लीटर, किसी किसी किसान को 10 12 20 लीटर भी हो जाते हैं, लेकिन उस दूध उत्पादन का मूल्य भी वो किसान खुद नहीं तय कर पाएगा। डेयरी वाले कहेंगे कि आपका 30 रुपये लीटर चलेगा, इतना फैट हुआ है, आपका 35 रुपये लीटर चलेगा, आपका इतना ही फैट हुआ है। और जब आपका दूध, हमारे किसान का दूध फैक्ट्री के पास चला जाता है, डेयरी में चला जाता है, तो वहां से क्या प्रोसेसिंग किया जाता है, उस दूध की गुणवत्ता में क्या बढ़ावा किया जाता है, सैकड़ों नहीं हजारों कनस्तरों में मिठाइयां तैयार होती है। 20 20 केजी के ड्राम में घी तैयार किया जाता है। वहां पे तरह तरह के जो है मिठाई के व्यंजन तैयार किए जाते हैं और
जितना वो परचेज करते हैं उससे कुछ कम ही मात्रा में दूध का भी उत्पादन करके हमारे आपके शहर में पैकेज के माध्यम से भेजते हैं। अगर इसके रियल कैलकुलेशन को देखा जाए और किसान कितने दूध का उत्पादन हमारे डेयरी को देते हैं और हमारे डेयरी से डिस्ट्रीब्यूशन कितना दूध हो रहा है, पता चल जाएगा कि वहां पे क्या हो रहा है। बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आज जो बजट सत्र तो हो चुका, बजट तो बन चुका, बजट तो पेश कर दिया गया, लेकिन इन सब बातों को सोचने वाले न कोई थे और न ही कोई बोलने वाले थे। वजह यही था, बजट बनाने और पेश करने के में अभी तक कोई भी टीका टिप्पणी नहीं आया है। लेकिन ये टीका टिप्पणी का निश्चित रूप से सवाल है। और सेशन की क्या बात कहूं, सभी अनिल साकिया सर आए, सभी लोगों ने अपनी अपनी बेहतरीन भूमिका को निभाया और आज लगा कि सेशन वास्तव में हमारा जो नाम है इस गुरुकुल का, इंटरनेशनल गुरुकुल इंटरनेशनल सेशन बन चुका है। निश्चित रूप से ये सेशन हमारे पूरे इंडिया के लिए एक माइलस्टोन तैयार करेगा, एक बेहतरीन लीडर्स का एक ऐसी ग्रुप को तैयार करेगा जिस लीडर को मांग होगा यही कि अगर हमारे प्रतिनिधि हों तो शिक्षित आईएएस आईपीएस हो, वही हमारे पीएम पद को संभालने वाले हों, और तब जाकर के वहां से सही शिक्षा मिलेगी, सही किसानों को हक मिलेगा और वहां से सही मूल्य निर्धारण अपने जीवन का मिलेगा, जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितनी रातें और कितने दिन बिना गिने हुए, बिना खाए हुए, बिना सोए हुए गंवाया। ऐसे ऐसे लोगों के परिश्रम को चूटी के तरह मसल दिया जाता है और जो पूंजीपति हैं एसी से बाहर उधर उन्हें 2 घंटे के लिए रख दिया जाए तो पता चलेगा कि मायावती हॉस्पिटल जो है उसमें भी उनको जो है भर्ती लेने से इनकार किया है, यानी कि तबीयत उनकी ऐसी खराब हो जाएगी कि वो 1 घंटे 2 घंटे धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना लग्जरियस लाइफ उनका जीना हो सका है तो इसी इंडिया देश के कारण, इसी किसान के कारण और इस तरह के प्रशासक के कारण। यहाँ लोगों की जान पे पड़ी हुई है और कुछ लोग हैं कि एसी से उनका पैर निकलता ही नहीं है। ऐसे हैं हमारे देश के मुख्य संचालक लोग। लेकिन इन संचालक लोगों के ऊपर अंकुश लगाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो है जनता। और जनता जनार्दन हम लोग हैं। कहीं ना कहीं से आवाज आजादी का भी उठा था, कहीं ना कहीं एक चिंगारी आजादी की उस समय आई थी और वही आजादी हमारे आज के आजाद देश में हम सभी लोगों को इस पैनल पे लाके रखा है। तो थैंक यू। आज के सेशन में जो भी लोग आए एकदम स्वर्णिम पृष्ठ पर अपने नाम को लिखाने के लिए आए, सभी लोगों को चरण वंदन नमन है। ऐसी संस्था को नमन है जिस संस्था में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से आखिर कोई ना कोई तो झंडा उठाने के लिए तैयार हुआ। तो ऐसे शख्सियत और इस संस्था को नमन है, चरण वंदन है, क्योंकि ये संस्था ना होती, ना हम लोग इस संस्था के माध्यम से इसमें जुड़ते और ना ही इस तरह के पैनल को हम लोग प्राप्त कर पाते, इस तरह का गुरुकुल सेशन को प्राप्त कर पाते। सो थैंक यू। हम सभी लोग मिल करके इस आयाम को इतना तेज कर दें, इतना प्राचीर कर दें जहां से लोग इसकी मिसाल लें। तो आपका सेशन सभी लोगों का जबरदस्त, होस्टिंग लाजवाब, माइंड ब्लोइंग। तो होस्ट महोदय प्लीज प्लीज आपका वेलकम करते हैं और आइए और सेशन को रंगारंग क्लोजिंग दीजिए, सभी लोगों को अनम्यूट का मौका दीजिए। और अगर 2 शब्द हमारे महागुरु मिस्टर कुलदीप सर का मिल जाता तो मुझे तसल्ली होती, क्योंकि उनके भी 2 शब्द आज गूंजने के लिए सभी लोग सुन पा रहे, इच्छा जाहिर कर पा रहे होंगे। तो
हम चाहेंगे होस्ट महोदय से आग्रह कि कम से कम 2 मिनट का भी समय मिले तो सर को निश्चित रूप से पैनल पे बुलाएं। सो थैंक यू सर, थैंक यू, कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने आशीष वचनों को रखा। हम सभी के लिए से दिल से आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय कुलदीप सर जी को, जो आए और शानदार अनुभव से हमारे बीच आज 2 शब्द रखे, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। कुलदीप सर जी मैम, मोस्ट। समय काफी हो चुका है और सभी साथी अपने अपने कार्य को छोड़कर इस समय भी शामिल होते हैं, और समय को देखते हुए आज के सेशन का पूरा सार मैं रविवार की शाम को रखूंगा, और बिल्कुल रखूंगा कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। इसमें सिर्फ हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, इसमें हम उन अधिकारियों को भी दोषी ठहरा सकते हैं जो बजट पेश करते हैं, क्योंकि आज सेशन के माध्यम से ये तो सबको ज्ञात हो गया है कि कितने पढ़े लिखे लोग आज संचालित कर रहे हैं। तो ये पूरी बातें हो सकेगा तो मैं परसों रखने की कोशिश करूंगा, और बिल्कुल ये दोनों सेशन का सार और इनकी वस्तु स्थिति सभी साथियों के बीच में रखने की कोशिश करूंगा। तो मदन सर, आज मैं माफी चाहता हूं समय को देखते हुए, मेरी बातों को अन्यथा ना लीजिए सर, क्योंकि समय की पाबंदी भी हम सबके लिए अति आवश्यक है। थैंक यू सो मच मैम। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आए और 2 शब्द कहे, दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि किसान और पशुपालन जो हमारे श्रम की कीमत तय करने का अधिकार मिले, तो उस दिन मेहनत सस्ती नहीं बल्कि सम्मानजनक उन्हें भी आय प्राप्त होती है। आपका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। समय को देखते हुए मैं आज के शानदार सेशन को समाप्त करती हूँ। आज के इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में सभी पार्टिसिपेटरों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर आप सभी को म्यूट का ऑप्शन दीजिए जय जय हारिज के नारे के साथ। मैं अपनी वाणी को जय हरि। जय जय हरि जय जय हरि जय हरि करके हरि जय हरि जय हरि जय जय हरि जय जय तीनों हरि को पैनल पर आने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हरि